नमस्कार दोस्तों, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनोरंजन। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो मनोरंजन ऑफिशियल सर्च करके जुड़ लीजिएगा। मैं हर सेशन की तुरंत बाद ही अपना टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डालते रहता हूँ। जो भी विद्यार्थी फेसबुक पर है और कृपया जीएस स्टडी चैनल सर्च करके जुड़ लीजिएगा ताकि हर अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। निम्नलिखित में ऐसे कौन सी गुणधर्म आमतौर पर धातुओं द्वारा नहीं दिखाई जाती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सनराउस इन नेचर, डलनेस, डक्टिलिटी। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन दिखाई नहीं देते हैं, पूछी हुई कि दिखाई नहीं देते हैं। तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बिल्कुल होते हैं यार, जिसकी वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सनराउस इन नेचर बिल्कुल यार, स्कूल के जो घंटियाँ बजते हैं। डालनेस तो हो नहीं सकता है। डालनेस एक्सेप्शंस है किसी क्षेत्र में, जैसे कि तुम अगर सोडियम को देखो वो डालनेस होते हैं। तो एक्सेप्शन जैसे कि तुम पोटासियम, सोडियम और मरकरी को देखो वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो बस इसको रखो। और ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं कि डक्टिलिटी बिल्कुल सही है। तो डालनेस है ना, ये सही नहीं बैठ रहा है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी थर्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर इज नोन एज। एक पतली तार में खींची जाने वाली धातुओं की डैश क्षमता के रूप में जाना जाता है डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सोनोरिसिटी, कंडक्टिविटी। क्या कहे कि खींची जाने वाली जो धातुओं की खींचते हैं, खींच करके क्या बनाते हैं कि तारों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तार में क्या डक्टिलिटी बिल्कुल सही है यार। आप देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते चले। मेलेबिलिटी नहीं होगी यार। मेलेबिलिटी जो इसको पिटाई करके, हाथोरे से पिटाई करके जो चादर में बिछाते हैं, चादर के जैसे मतलब बनाते हैं, पतले चादर के जैसे बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी। सोनोरिसिटी जो घंटियाँ बजाते हैं उससे तो नहीं होगा ये तो सोनोरिसिटी नहीं हो सकता, साउंड से रिलेटेड है। अब कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है या थर्मल कंडक्टिविटी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग utensils. Which of the following properties of aluminum are responsible for the same? खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण है जो जिम्मेदार है? गुड थर्मल कंडक्टिविटी बिल्कुल सही यार। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं, सही नहीं बैठ रहा है। डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, आप देखो ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। गुड एल्युमिनियम की तो होते हैं, बट ये जो खाना पकाने के टाइम पे जो उसके जो इलेक्ट्रिकल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो गर्म से बनेगी ना खाना। तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन काट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं डक्टिलिटी। ये तो हो नहीं सकता, तारों में बदलते हैं। जो खाना पकाना और तारों में बदलना ये तो बहुत बड़ी डिफरेंस हो गई ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हाई मेल्टिंग पॉइंट वैसे भी तो कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हेन अ बेल इज स्ट्रक विथ अ हैमर फोर्सिबली इट प्रोड्यूसेस साउंड। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड इज कॉल्ड। तो ठीक है, मेलेबिलिटी, सोनोरिसिटी, डक्टिलिटी, सुपर कंडक्टिविटी। आप कहा है कि उसको हमारे करते हैं और जो इट प्रोड्यूसेस साउंड से रिलेटेड है। आप ऑप्शन चेक करते चलो कि कौन से ऑप्शन में साउंड से रिलेटेड कही है कि साउंड, SOUND, सोनोरिसिटी। ये ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है आपको शायद, जो साउंड से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ऑफ फॉर्मिंग। तो देखो मेलेबिलिटी बनने की धातुओं का गुण है, क्या गुण है? शीट्स, वायर्स, फॉइल्स, बोथ 1 and 2। अब देखो मैंने थोड़ा पहले बताया था कि जो मेलेबिलिटी होती है ये जो धातुओं का एक गुण होते हैं, गुणधर्म होते हैं। जो इसमें क्या करा जाता है कि मेटल को, धातुओं को क्या करा जाता है कि
हथौड़े से पीट कर उसको चादर में यानी शीट्स में कन्वर्ट करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आमतौर पर धातु प्रकृति में ठोस होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, आयरन, क्रोमियम, मरकारी। अब देखो सोडियम क्या लिक्विड होते हैं क्या? नहीं। आयरन लोहे क्या लिक्विड होते हैं? क्रोमियम ना। तो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा ना। वैसे भी तो ये हर कोई सकता है ना। तो आप चलते हैं। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टर्स। आमतौर पर गैर धातु गैर चमकदार होते हैं, यानी गैर धातु जो धातु नहीं है वो क्या चमकदार नहीं होते हैं। निम्नलिखित में ऐसे कौन से ऐसे धातु नहीं है जो चमकदार है? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। आप देखो सल्फर क्या चमकदार होते हैं? ना। अब बोलोगे ना। तो क्या ऑक्सीजन चमकदार होते हैं? जो हवा में ऑक्सीजन होते हैं वो क्या कलरफुल दिखते हैं आपको? कोई चमकदार दिखते हैं? मतलब चमका हुआ दिखा देते हैं क्या? बोले ना। नाइट्रोजन, हवा में जो नाइट्रोजन भी होते हैं तो वो क्या हवा को चमकदार दिखते हैं क्या? ना। तो आयोडीन बिल्कुल सही बिट रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 8 देखते हैं, व्हिच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन का कौन सा एलोट्रोप है जो विद्युत का सुचालक होता है? डायमंड, हीरा यानी ग्रेफाइट, दोनों, वन और 2, एंड 4th है नन ऑफ द अबव। अब देखो डायमंड गुड कंडक्टर होते हैं क्या? ना। अब ग्रेफाइट बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 3 बोथ 1 और 2 ऐसे कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 अगर गलत हो तो ऑप्शन 1 और 2 कैसे हो जाएगा एक साथ? तो ऑप्शन 4 भी कैंसिल। ग्रेफाइट विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे भी तो हर कोई सकता होगा ये क्वेश्चन। तो चलते नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड from the solution of its salts by the other 3 metals। निम्नलिखित में ऐसे कौन सी 4 धातुएं अन्य 3 धातुओं द्वारा अपने लवण के विलयन से विस्थापित होगी? मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक, कॉपर। अब देखो रिएक्टिविटी जो रिएक्टिविटी के सीरीज़ है ना, उन सीरीज़ को याद करते चलिएगा। हर दिन ये मतलब हर टाइम ये उपयोगी होगी। और जो रिएक्टिविटी के सीरीज़ होते हैं ना, जिससे शुरू होते पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जो होते हैं, लास्ट में क्या होते हैं? जो मैग्नीशियम होते हैं वो तो ऊपर ही रहते हैं, और जिंक भी होते हैं। जिंक के बाद होते हैं आयरन होते हैं, ठीक है। और उसके नीचे होते क्या? कॉपर होते हैं। लेड के नीचे कॉपर होते हैं। तो सिल्वर और गोल्ड है ना जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के सबसे नीचे होते हैं, तो यही होगा ना। तो इसको रिप्लेस करेगा बाकी तीनों की तरह इसको रिप्लेस कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड 10 देखते हैं। इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर स्लोली लॉसेस इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। यदि तावे को हवा में खुला रखा जाता है तो धीरे धीरे यह चमकदार भूरी सतह खो जाती है और हरे रंग की कोटिंग प्राप्त होती है। डैश के गठन के कारण यह होता है। क्या गठन के कारण यह होता है? कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर ऑक्साइड। अब देखियो ये जो इसका जो सही आंसर होगा ना, ये ऑप्शन 2 होगा। जो कॉपर कार्बोनेट होते हैं, जो नमी हवा होते हैं ना, उसके साथ रिएक्ट करके क्या होते हैं कि ये जो करोसिव होते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है करोसिव प्रोसेस है, तो संक्षारण प्रोसेस है। इसमें क्या करता है, जो कॉपर है ना, कॉपर के ऊपर एक जो मतलब एक पतली सी वो पड़ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं कि कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। पतली सी एक लेयर पड़ जाती है। हाँ, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल स्थिति में मौजूद है? कॉपर,
गोल्ड, जिंक, सिल्वर। अब देखिए कॉपर और जिंक है ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रहते हैं। तो जिंक सबसे कॉपर से ऊपर रहते हैं, तो कॉपर उसके नीचे रहते हैं, और सिल्वर और गोल्ड जो है ना वो रिएक्टिविटी सीरीज़ के सबसे नीचे रहते हैं। मतलब ये जो शांत रहते हैं, किसी के साथ झगड़ा वगैरह नहीं करते हैं, अपने आप में शांत रहते हैं, खुद ब खुद एक्टिव है पूरा, मतलब ये रिएक्ट नहीं करता है, खुद के अंदर शांतनेस है। ठीक है, तो अब देखो ये जो सेकेंड और फोर्थ है ना, तो सिल्वर और गोल्ड है, तो कौन सी ऑप्शन ऐसे है जो नीचे दी हुई है, जो सेकेंड एंड फोर्थ एक साथ दी हुई है? ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप देखते हैं, एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर and cannot be kept open in the air. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following. तत्व ए नरम है और चाकू से काटा जा सकता है। यह हवा के लिए बहुत अभिक्रियाशील है और इसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता है। यह पानी के साथ सख्ती से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे तत्व की पहचान करे, कौन से ऐसे तत्व है जो इसकी पहचान करे? देखियो, पहले एक ट्रिक दी हुई है कि काट कैन बी काट विद ए नाइफ। अब चाकू से किसको काटा जा सकता है? मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं, सोडियम बिल्कुल सही, पोटाशियम को तो नहीं सकते, और लेड को भी नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखते 13, Who is one of the following metals do not react with cold as well as hot water? निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंड के साथ गर्म पानी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। अब देखो ये जो है ना सोडियम है, ये रिएक्टिव है, पूरा सीरीज के ऊपर रहते हैं। कैल्शियम भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं यार। मैग्नीशियम ठंडी पानी के साथ करते नहीं, बट गर्म पानी के साथ करते हैं। तो प्रश्न पूछी हुई कि गर्म पानी या तो ठंडी पानी, किसी के साथ भी नहीं करते हैं। तो ये तीनों तो करते हैं ना, बिल्कुल बचा रहा जो ऑप्शन है अपना फोर्थ ऑप्शन है, यही होगा सही आंसर इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, Which of the following oxide of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड आयरन के लंबे समय तक भाप के साथ अभिक्रिया करने पर प्राप्त होगा? फेरस ऑक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये जो फेरिक ऑक्साइड बोथ 2 and 3, ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन डायरेक्ट एकदम सीधी से याद रखो कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये फेरिक ऑक्साइड, यही होगा इसका करेक्ट आंसर। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर? क्या होता है जब पानी के साथ कैल्शियम का जो ट्रीट किया या रिएक्ट करवाया जाता है? इट does not react with water, it reacts violently with water, it reacts less violently with water. Bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of calcium. अब देखियो कि it does not react with water, बिल्कुल गलत होगी। कैल्शियम जो है ना, इसको पानी में अगर भिगाओगे ना, ये तो रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं बोले। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, इट रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर ना, धीरे धीरे करते हैं बट एक्सोथर्मिक होते हैं, बिल्कुल सही। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर 1 and 2 ऐसे कट जाएगी। ये रिएक्ट वायलेंटली नहीं करते बट धीरे धीरे करते, ठीक है। इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली, हाँ बिल्कुल सही है यार। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, हाँ बिल्कुल सही। इसीलिए तो ये जो भासते रहते हैं नीचे, जो ये जो कैल्शियम के नीचे जो है ना हाइड्रोजन गैस के एक स्टिक बूंदे लगे हुए होते हैं, तो उसी वजह से ये भासते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd and 4th both will be the correct answer for this question. And moving to the next question, generally metals react with acids to give salt and hydrogen gas. Which of the following acids does not give hydrogen on reacting with metals except
मैंगानीज एंड मैग्नीशियम। तो आमतौर पर धातुएं नमक और हाइड्रोजन गैस दोनों के लिए एसिड के साथ अभिक्रिया करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? मैंगानीज और मैग्नीशियम को सॉल्व कर। अब देखियो, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ऑप्शन 1, सेकेंड है हाइड्रोक्लोरिक, थर्ड है नाइट्रिक एसिड, ऑल ऑफ दी एबव यानी ऑल ऑफ दिस। अब देखो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना ये नहीं करेगा, और जो सल्फ्यूरिक एसिड ना ये भी नहीं करेगा। तो 1, 2 एंड 4 वैसे कर जाएगी। ऑप्शन थर्ड देखते हैं ना, नाइट्रिक एसिड, हाँ बिल्कुल करते हैं। ये जो ना हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो इसी के वजह से ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये करता क्या है कि डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं 17, द कंपोजिशन ऑफ एक्वारेजिना। अब देखो कंपोजिशन ऑफ एक्वारेजिना क्या होता है? एक्वारेजिना की जो संरचना है ये क्या होता है? ये जो मिक्सर है ना ये 3:1 में रहता है, हर किसी को याद है। बट ये जो इस वाली क्वेश्चन में गलती हर किसी को होते है लगभग, मतलब जो ऑप्शन चूज करने में होते हैं। जो ऑप्शन में क्या होते हैं कि डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटिव दिए हुए होते हैं, लेकिन हमको क्या करना है कि कंसनट्रेटिव और कंसनट्रेटिव लेना है बस। और ऑप्शन जो 3:1 है ना, किसके हिसाब से लेना चाहिए? जो हाइड्रोक्लोरिक 3 में लेना चाहिए और नाइट्रिक 1 में लेना चाहिए। यानी अगर हाइड्रोक्लोरिक के 3 बूंदे डालो और नाइट्रिक के 1 बूंदे होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ये बोले ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहे हैं। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फूड कैन कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज भोजन के डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और दस्तार के साथ नहीं, क्योंकि zinc is costlier than tin, zinc has a high melting point than tin, zinc is more reactive than tin, zinc is less reactive than tin। अब देखो कि zinc is costlier than tin, इसको ये जो दाम होने की वजह से, ये जो मतलब जो हम साइंस पढ़ रहे हैं दाम की वजह से नहीं रखा जा सकता, ये कोई कारण होते क्या? बिल्कुल नहीं। zinc has a high melting point than tin, ना बिल्कुल नहीं। zinc is more reactive than tin, बिल्कुल सही। जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना उसमें जिंक तो ऊपर ही रहते हैं ना, बोले बिल्कुल सही। और टीन का बात क्यों नहीं होगी? टीन का कंपेयर इसमें से क्यों होगी? जिंक तो अल्टीमेटली यार रिएक्टिव है ना, टीन कैसे होगी? टीन तो नीचे होगी, बिल्कुल नीचे होगी, टीन तो रिएक्टिविटी नहीं करेगी ना। तो अब आते हैं जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टीन ना। ओनली ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप देखते हैं नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापित अभिक्रिया देता है? अब देखो, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर मेटल। अब देखो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल होना चाहिए। तो ठीक है, आप क्वेश्चन को चेक करते चलिए। इसमें गलती हुई है, सॉल्यूशन लिखा होना चाहिए, आंसर नहीं लिख करिए अभी तक। अब आंसर बताते रहिए। तो अब देखिए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। अब देखिए सोडियम है ना और कॉपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में अगर कंपेयर करो तो कॉपर सब बहुत नीचे होते हैं, लेस रिएक्टिव होती है कंपेयर टू द सोडियम। तो ठीक है, सोडियम सबसे ऊपर होते हैं। तो बोले तो ये जो है ना कॉपर है ना, कॉपर इसको रिप्लेस कर नहीं पाएगी, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगी। तो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के नीचे होते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की क्यों इधर इसको ये जो रिप्लेस करेगी, डिस्प्लेसमेंट करेगी, कर नहीं पाएगी ना। रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर है एल्यूमिनियम से, तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आयरन और सिल्वर। देखो सिल्वर ना सबसे नीचे होते हैं, सिल्वर और गोल्ड। तो सिल्वर तो वैसे ही कर नहीं सकेगी ना इसको, फेरस सल्फेट को, आयरन को, यानी डिस्प्लेस कर नहीं सकेगी। तो ऑप्शन बचा रहा जो ऑप्शन है वही होना चाहिए सही। बट तब भी चेक करते हैं यार, सिल्वर एंड कॉपर जो है ना, कॉपर सिल्वर से ऊपर हुए होते हैं। तो ऊपर होते हुए क्या करेगी कि रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर होते हुए जो लेस रिएक्टिव है उसको तो डिस्प्लेसमेंट करेगी ही करेगी ना। तो इसीलिए ऑप्शन
फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड व्हाट इज नेक्स्ट। अब यार ये जो सही आंसर निकल गया, लीक हो गया यार। आयनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, आयोनिक यौगिक को भी कहा जाता है क्या? कोवैलेंट कंपाउंड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर लिक्विड्स, इलेक्ट्रोकोवैलेंट कंपाउंड्स। हाँ ये तो निकल गए ना आंसर, खैर पढ़ दिया मैंने। अब देखो इलेक्ट्रोकोवैलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर, आयोनिक यौगिकों के गलनांक होते हैं हाई, लो, नाइदर टू हाई नॉर टू लो, नॉन ऑफ द अबव। देखो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स है ना, जो आयनिक यानी आयनिक यौगिकों की जो गलनांक और कथनांक होते हैं ना, ये हाई होते हैं हमेशा। यानी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये हमेशा हाई होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, आयनिक बंधन किसके बीच बनता है? दो धातु, दो गैर धातु यानी बिना धातु, दो उपधातु, एक धातु और एक अधातु। यानी ये जो नॉन मेटल है ना, ये अधातु है, ठीक है, धातु नहीं है, ठीक है। अब चेक करते चलिए। टू मेटल्स ना, आयनिक फॉर्मेशन में टू मेटल्स कभी नहीं हो सकते हैं। टू नॉन मेटल्स ना, टू मेटलॉइड्स, ए नॉन मेटल एंड आ मेटल, बिल्कुल सही यार। जब सोडियम एंड क्लोराइड फॉर्मेशन होते हैं, एक मेटल होते हैं ना, सोडियम क्लोराइड जो खाने का नमक, जो खाने वाले नमक है, सोडियम जो एक धातु है, और नॉन मेटल क्या है? क्लोरीन। तो इसके बीच में क्या होते हैं? आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, बिल्कुल सही यार, बैठ गया बोले। तो ऑप्शन को क्लिक करो और चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी हो कि 23rd पूछी हुई है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म आमतौर पर आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, नहीं होता है? तो ठीक है, solubility in water, electrical conductivity in solid state, high melting and boiling point, electrical conductivity in molten state। अब ये solubility in water बिल्कुल सही बैठ रहा है। electrical conductivity in solid, भाई सॉलिड स्टेट में क्या इलेक्ट्रिक कंडक्ट हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, बोले बिल्कुल नहीं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में ना आयन फ्री नहीं होते, मूव अप नहीं करते, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बहेगी यार? तो कट गया ऑप्शन सेकंड। तो ऑप्शन थर्ड देखते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये तो सही है, क्योंकि ऑप्शन सेकंड है ना, जो ये ना पूछी हुई है, नहीं पूछी हुई है, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगी। अब देखो थर्ड तो है बोल रहा है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सही बैठ रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, हाँ बिल्कुल सही है, तो इसीलिए ना पूछी हुई है बोले, इसीलिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगी। तो ऑप्शन को टिक करते चले। और अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टेनलेस स्टील इज़ वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। तो ठीक है, इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्सड विथ, किसके साथ मिक्स होते हैं? निकल एंड कॉपर, कॉपर एंड क्रोमियम, निकल एंड क्रोमियम, कॉपर एंड गोल्ड। अब देखते हैं, चेक करते चलिए। इसको चेक क्या करें, इसको ना रटना चाहिए, मतलब रटना क्या, इसको याद करना चाहिए। निकल एंड क्रोमियम के जो होते हैं ना, ये स्टेनलेस स्टील की जो एक फॉर्मेशन होते हैं, तो इस दोनों के बीच में जो फॉर्मेशन होते हैं, मतलब होते हैं ना, जो स्टेनलेस स्टील बनते हैं, तो इसको मेटलाइट बोल सकते हैं। तो ये जो निकल एंड क्रोमियम के बीच में रेख खाकर ही बनते हैं, तो इसको इसके साथ ही ये दोनों मिलवा के जो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलॉय इज एन एलिमेंट, अ कंपाउंड, अ होमोजेनियस मिक्सचर, अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इस सवाल का जो क्वेश्चन, इस
क्वेश्चन का जो आंसर है ना, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो इस कमेंट का मैं हर किसी का कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा, और जो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, मैं इसका ये जो फुल सेशन की जो PDF रहेगी मेरा टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा मैं। तो आशा करता हूँ कि सेशन अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी सेशन हेल्पफुल रही तो एक लाइक करना ना भूलें, और तब तक के लिए दीजिए अपना दोस्त मनोरंजन को इजाज़त। जय हिंद।